एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एलए वाइल्ड फायर्स 2025। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है और लॉस एंजल्स के रीजन से करीब 1.5 लाख लोगों को जो है इवैक्यूएट कर लिया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे ये वाइल्ड फायर्स स्टार्ट होती हैं और कैसे ये वाइल्ड फायर्स इस कदर स्प्रेड हो जाती हैं कि लोकल अथॉरिटीज़ को इन वाइल्ड फायर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि वाइल्ड फायर्स हमेशा ही एक्सट्रीम ड्राई और वार्म एरियाज में होती हैं। एंड 2024 सदर्न कैलिफोर्निया के लिए एक्सेप्शनली हॉट ईयर था, यानी कि इस साल सदर्न कैलिफोर्निया का जो टेम्परेचर था वो रिकॉर्ड्स हाई पर था। यही रीज़न बनता है वाइल्ड फायर्स का। नाउ एलए 2025 का जो वाइल्ड फायर इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डेवेस्टेटिंग था। एक्सट्रीम हीट और ड्रॉट होने की वजह से एलए और उसके सराउंडिंग के एरियाज में वाइल्ड फायर्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नाउ वाइल्ड फायर्स के दो मेजर रीजन बताए जा रहे हैं, एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरी है सांता आना विंड्स। अब सांता आना विंड्स क्या होती हैं? सांता आना विंड्स एक स्पेसिफिक टाइप की विंड्स हैं जो कि सदर्न कैलिफोर्निया के एरियाज में होती हैं, जैसे लॉस एंजल्स एंड सैन डिएगो। ये सांता आना विंड्स जो होती हैं लैंड और ओशन के टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस की वजह से डेवलप होती हैं। ये विंड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा ड्राई होती हैं एंड ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। चलिए सांता आना विंड्स के फिनोमिनन को मैप पर समझने की कोशिश करते हैं। ये है ग्रेट बेसिन एरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई और एरिड रीजन है। ये है रॉकी माउंटेन्स, ये है सीरा नेवादा रेंज, ये है कैलिफोर्निया, ये है लॉस एंजल्स एंड ये है पैसिफिक ओशन। अब ज़रा द ग्रेट बेसिन एरिया को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके ईस्ट में है रॉकी माउंटेन्स और इनके वेस्ट में है नेवादा रेंज। नाउ हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कोल्ड एयर का जो एयर मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कोल्ड एयर सिंक कर जाती है। एंड यही होता है इस एरिया में भी, जो माउंटेन्स की कोल्ड एयर होती है वो यहाँ पर आकर ग्रेट बेसिन के रीजन में आकर सिंक कर जाती है। एंड सिंकिंग एयर हाई प्रेशर सिस्टम्स को डेवलप करता है एंड इसी वजह से ग्रेट बेसिन एरिया जो है एक हाई प्रेशर रीजन है। नाउ हाई प्रेशर रीजन की जो विंड्स होती हैं वो क्लॉकवाइज मैनर में घूमती है नदर्न हेमिस्फेयर में। अब बात कर लेते हैं कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया का जो टेम्परेचर है यूजुअली बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड जिस वजह से यहाँ पर जो वार्म एयर है, एंड वार्म एयर जो होती है वो लाइट वेट होती है, राइट। तो जो वार्म एयर है वो ऊपर उठती है एंड ऊपर उठने की वजह से वो नीचे लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। इन अ नटशेल जो ग्रेट बेसिन का एरिया है वो हाई प्रेशर एरिया है एंड जो साउथ कैलिफोर्निया का जो एरिया है वो एक लो प्रेशर एरिया है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी प्रेशर ग्रेडियंट होगा, यानी कि जब भी प्रेशर में डिफरेंस होगा, तो जो हाई प्रेशर एरिया की विंड है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ आने की पूरी कोशिश करेगी। एंड सेम होता है इस केस के अंदर भी। जो हाई प्रेशर वाला एरिया है हमारा, यानी कि जो ग्रेट बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पे ऑलरेडी विंड बहुत ज़्यादा ड्राई है और ये क्लॉकवाइज मैनर में घूम रही होती है। नाउ ये नेवादा रेंज के रास्ते से होती हुई पैसिफिक ओशन की साइड, यानी कि लो प्रेशर एरिया की तरफ आने की कोशिश करती है। नाउ यहाँ पर ये विंड जो है माउंटेन पासेस के थ्रू, कैनियंस के थ्रू एंड वैलीज के थ्रू डाउनहिल जाती है, यानी कि नीचे की तरफ जाती है पैसिफिक ओशन की साइड। अब ये माउंटेन पासेस का जो रास्ता होता है बहुत ज़्यादा नैरो होता है, जिसकी वजह से ये विंड जो है कंप्रेस हो जाती है एंड इसकी एडियाबैटिक हीटिंग होती है। अब एडियाबैटिक हीटिंग होती क्या है? तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर कम होता है एंड लोअर एल्टीट्यूड्स पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नाउ इसी वजह से जब विंड लीवर्ड साइड से नीचे आती है, यानी कि डाउनहिल आती है, तो विंड का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंड इसी टेम्परेचर के बढ़ने को बोला जाता है एडियाबैटिक हीटिंग। इन शॉर्ट, एडियाबैटिक हीटिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें विंड का टेम्परेचर हीट एक्सचेंज की वजह से नहीं बल्कि लोअर एल्टीट्यूड्स में आने की वजह से बढ़ते हैं। इनको कैटाबैटिक विंड्स भी कहा जाता है। नाउ विंड्स का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एयर जो है अनसैचुरेट हो जाती है एंड इसकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये एयर जो है बहुत ज़्यादा ड्राई बन जाती है।
ना यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखने की है, वो ये है कि जब भी विंड डाउनहिल जाती है, जब भी विंड डिसेंड करती है, तो जो विंड है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कॉम्प्रेशन होने की वजह से। यही कॉम्प्रेशन रीज़न होता है विंड की स्पीड बढ़ने का, एंड यही रीज़न है कि नेवादा रेंज से विंड जो है बहुत तेज़ी से साउथ कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ती है। ये ड्राई और वार्म विंड इतनी तेज़ी से हमारे साउथ कैलिफोर्निया की तरफ जाती है, एंड ये इतनी ज़्यादा वार्म होती है कि ये रास्ते में आने वाली सारी वेजिटेशन को जो है ड्राई आउट करती हुई चलती है। अब साल 2022 और 23 की विंटर्स जो थी सदर्न कैलिफोर्निया के लिए अनयूजुअली वेट थी, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रीज और श्रब्स जो थे यहाँ पर ग्रो करने लग गए थे। लेकिन साल 2024 की जो समर्स थी एक्सेप्शनली हॉट थी सदर्न कैलिफोर्निया के लिए, यानी कि सदर्न कैलिफोर्निया का टेम्परेचर रिकॉर्ड्स हाई पर था साल 2024 में, जिस वजह से काफ़ी वेजिटेशन जो थी ड्राई आउट हो गई। एंड सेंटा आना विंड्स दूसरा मेजर रीजन बनती है इन वेजिटेशंस को ड्राई आउट करने का। यही वेजिटेशन रीजन बनती है कि एक छोटा सा स्पार्क जो है एक बहुत बड़ी वाइल्ड फायर का रूप ले लेता है, एक ऐसी वाइल्ड फायर का रूप ले लेता है कि जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब फायर स्टार्ट होने का कुछ भी रीज़न हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कैंप फायर, पावर लाइन फेलर्स, बट एक स्पार्क इनफ है एक वाइल्ड फायर को ट्रिगर करने के लिए। इन वाइल्ड फायर्स से ना केवल ह्यूमन लाइफ को नुकसान होता है बट एक्चुअली एनिमल लाइफ को भी इक्वली नुकसान होता है। इस वजह से हमें हमारे क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग इस कदर क्लाइमेट चेंज ना करें जिस वजह से ना केवल ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट हो बल्कि एनिमल्स लाइफ पर भी इफेक्ट हो। That's it for now in this video. I hope you like this video. Please like and share this video and subscribe to my YouTube channel.